ये जिस सरकार या जिन सरकारों से आप लड़ते हैं, ये लड़ाई संसदीय तरीके से सिर्फ नहीं लड़ी जा सकती। सड़क पर अगर बवाल नहीं होगा, उफान नहीं होगा, आप सड़क पर नहीं होंगे तो संसद भी आपकी नहीं होगी, सरकार तो कभी आपकी नहीं होगी। आंकड़े थोड़े दूर दिखते हैं कि 10% लोगों के पास देश की सारी संपत्ति है, ऐसे देखिए कि उसके पीछे जिंदा लोग कौन है, किनके पास सब कुछ है और किनके पास कुछ भी नहीं है। कि सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है। हमने अभी तक इसको एक जो उपकरण के रूप में लेते हुए एक ताकत जो दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा पाए। बुद्धिज्म का जन्म इसी पृथ्वी पे हुआ था ना, 6th सेंचुरी BC। आज उसका प्रसार कहां है हमारे देश में? क्या ये सवाल हमको परेशान नहीं करना चाहिए? अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं धार्मिक नहीं हूं, लेकिन ये सवाल सांस्कृतिक सवाल है, राजनीतिक विरासत का सवाल है, ऐतिहासिक स्मृति का सवाल है। कई लोग कहते हैं कि फलानी मस्जिद, फलाना मंदिर, सारे बौद्ध स्तूप कहां चले गए? सतारा के स्कूल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बहुत कम लोगों को पता है कि वो मैथमेटिक्स में बहुत शार्प थे, बहुत शार्प। तो पीछे क्लास में थे, पीछे ही रहना था उनको। जो हिरार्की तब थी वो कमोबेश आज भी है। तो टीचर ने बुलाया कि भीम आओ इस सवाल को सॉल्व करो ब्लैक बोर्ड पे। तो वो पीछे से ज्यों ही चलने को शुरू हुए तो जितने अपर कास्ट के बच्चे थे वो भागते हुए पहले आए ब्लैक बोर्ड के पास, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के पीछे उनके टिफिन बॉक्सेस थे और उनको लगा अगर भीम ब्लैक बोर्ड पे वो सवाल हल करेगा तो टिफिन बॉक्स उनके पोल्यूट हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे, खाने लायक नहीं रहेंगे। घटना उतनी महत्वपूर्ण थी, लेकिन जब कोलंबिया में वो अपने मेमोयर में कहीं जिक्र करते हैं कि कहे कि टिफिन की जो वो निकालने की खनक थी ना, क्रैकलिंग साउंड, वो उनके जहन से कभी गई नहीं। आप कहेंगे मैंने ये कहानी क्यों सुनाई है? ये कहानी आज इसलिए मैंने सुनाई है ना कि अब बस टिफिन बॉक्सेस के बदले कुछ और हो रहा है, लेकिन हो वही रहा है। कई लोग कहेंगे कि आर्टिकल 17 आ गया और सब कुछ खत्म हो गया। तो ये जो नॉन फाउंड सूटेबल विश्वविद्यालयों में चलता है ना, NFS, वो टिफिन बॉक्स का नया संस्करण है और वो डिनायल होता है। मैं इस कहानी से शुरुआत करने के पीछे मेरी मंशा स्पष्ट थी कि सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि हमारा डिनायल कहां कहां हो रहा है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है। अगर आप वजह नहीं जानेंगे तो ये पॉलिटिकल और कल्चरल लड़ाई है। कल्चरल और पॉलिटिकल मैं दोनों कहता हूं इसलिए क्योंकि कल्चरली भी आपको लड़ना है। कल्चरली नहीं लड़ेंगे तो जो हेजेमनिक कंट्रोल है कल्चर का, प्रभुत्वशाली, प्रभुत्ववादी नियंत्रण की जो पद्धति है, धीरे धीरे हम उसको नेचुरल मानते चले जाएंगे और वो हो रहा है। एक छोटी बात मैं कहता हूं, फिर कुछ इस पर चर्चा होगी। बुद्धिज्म का जन्म इसी पृथ्वी पे हुआ था ना, 6th सेंचुरी BC। आज उसका प्रसार कहां है हमारे देश में? क्या यह सवाल हमको परेशान नहीं करना चाहिए? अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं धार्मिक नहीं हूं, लेकिन यह सवाल सांस्कृतिक सवाल है, राजनीतिक विरासत का सवाल है, ऐतिहासिक स्मृति का सवाल है। कई लोग कहते हैं कि फलानी मस्जिद, फलाना मंदिर, सारे बौद्ध स्तूप कहां चले गए? ऐतिहासिक साक्ष्य है हमारे पास। बिहार कहां उतने चले गए? तो जाहिर तौर पर चलिए मैं एक बात मानता हूं कि अब उल्टे पांव की यात्रा से कोई फायदा नहीं, लेकिन सीधे पांव की यात्रा में हमें चलने तो दो, हमारी बात सुनो तो। मुझे आज भी स्मरण है, राधिका जी आज आई नहीं, जब उस वर्ष यह घटना हुई पूरा देश आंदोलित हुआ, सदन में कई दफा इसकी चर्चा हुई, लेकिन क्या रोहित के बाद इस तरह की चीजें नहीं हुई? रोहित के बाद भी हुई ना। वो इसलिए हुई कि हमने अभी तक इसको एक जो उपकरण के रूप में लेते हुए एक ताकत जो दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा पाए। और मैं अभी पिछले दिनों भी हम लोग थे, रायन भाई, हम लोग एक साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के मसले पे एक साथ थे। ये जिस सरकार या जिन सरकारों से आप लड़ते हैं, ये लड़ाई संसदीय तरीके से सिर्फ नहीं लड़ी जा सकती। सड़क पर अगर बवाल नहीं होगा, उफान नहीं होगा, आप सड़क पर नहीं होंगे तो संसद भी आपकी नहीं होगी, सरकार तो कभी आपकी नहीं होगी। फिर हम एक बार चुनाव के बाद बैठ करके सोचेंगे अच्छा अब अगली बार फिर देखते हैं, ऐसा होता नहीं है।
वो लड़ाई कंटिन्यूअस लड़ाई है। मैं लोहिया जी को लाऊंगा ये कहने के लिए, वो बहुत कमजोर था विपक्ष 60 के दौर में, लेकिन विपक्ष जिंदा रहा क्योंकि सड़कें खामोश नहीं हुई। आज सड़कें खामोश हो रही हैं और खामोश सड़कें सत्ता को सूट करती हैं। अब राजेंद्र भाई ने बहुत सारी चीजें कही, चलिए कुछ कुछ चीजों को देखते हैं। आप सबने ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में पढ़ा होगा, इनकम इनइक्वालिटी। आंकड़ों में मत देखिए, अपने आस पड़ोस देखिए। आंकड़े थोड़े दूर दिखते हैं कि 10% लोगों के पास देश की सारी संपत्ति है, ऐसे नहीं देखिए। देखिए कि उसके पीछे जिंदा लोग कौन है, किनके पास सब कुछ है और किनके पास कुछ भी नहीं है। अभी बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ एक, जब सर्वेक्षण में सिर्फ नंबर आए तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। जो 88% वाली बातें कही हैं राजेंद्र भाई ने, हूबहू 100% सच है, लेकिन वो 88% दिखते नहीं। बल्कि मैं एक उदाहरण दूं हंसते हुए, एक सज्जन ने मुझको, एक पत्रकार ने इंटरव्यू में कहा कि नहीं उनका कहना है, फलानी जाति का कहना है, करीब वो तो इतने लोग हैं, इतना कम कैसे हो सकता है। तो जो विजिबिलिटी है ना, इसका व्याकरण बिल्कुल अलग है। आप अपने को और अपने जैसों को विश्वविद्यालय में देखते हैं, आप अपने को और अपने जैसों को न्यायालय में देखते हैं, आप अपने को और अपने जैसों को संसद में देखते हैं, आप अपने को अपने जैसों को बाजार चौक चौराहे पे देखते हैं। तो वो जो लिमिटेड विजिबिलिटी है वो आपको लगता ही अनलिमिटेड है, हम तो बहुत है। असल में क्या है, जो नहीं दिखते हैं उनका आंकड़ा लोगों के पास नहीं था, और वो क्यों नहीं दिखते हैं उसका एक सीधा सा व्याकरण है, उन्हें नहीं दिखाना है, वो गणना में नहीं आएंगे। तो मैंने उस बिहार के सर्वेक्षण का जिक्र किया कि अब उसके बाद वहां भी चर्निंग हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर मैं इतना हूं तो फिर वहां क्यों नहीं हूं, वहां क्यों नहीं हूं। ये सवाल हर कौम, हर जाति को हर जगह, हर राज्य में, हर संस्थान में पूछना होगा। और ये पूछने का मतलब सिर्फ एक सवाल पूछ करके नहीं, इसके इर्द गिर्द एक लामबंदी, एक एकजुटता वो करनी होगी।